दोस्तों नमस्कार। 25 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसने हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट्स में तहलका मचा दिया था। आपको याद होगा, अडानी के शेयर्स को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी और ये बताया था कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई कॉर्पोरेट घोटाला हो रहा है तो वो शायद अडानी की कंपनियों में हो रहा है। जिस तरह से अडानी की कंपनियों के शेयर्स को मैनिपुलेट करके बढ़ाया गया, वो अपने आप में एक घोटाला है। इस तरह की रिपोर्ट्स और काफी सारे दस्तावेजों के साथ हाइडेनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जाहिर की थी। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की थी, क्या उसके पीछे मकसद सिर्फ सच्चाई उजागर करना था या ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा था? इसको हमें समझना होगा। इसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई क्योंकि करीब 150 बिलियन डॉलर भारत की स्टॉक मार्केट से, जिसको हम कहते हैं, इरोड हो गया था। 150 बिलियन डॉलर के साथ साथ भारत के स्टॉक मार्केट की और भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर भी पूरी दुनिया में चिंताएं शुरू हो गई थी और इसका फायदा पॉलिटिकल सिस्टम ने भी उठाया, ऑपोजिशन में भी उठाया और दुनिया भर में तरह तरह की बातें होने लगी। इसलिए ये मुद्दा गंभीर है क्योंकि इसके राजनीतिक पहलू भी हैं और साथ ही साथ ये भी हमें समझना होगा कि इस तरह का जब बड़ा घपला होता है तो इसके पीछे कोई लंबा चौड़ा खेल भी होता है। दोस्तों, ये आज गंभीर मुद्दा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सेबी ने एक 46 पेज का शो कॉज नोटिस हिंडनबर्ग को भेजा है। उनसे 21 दिन में उसका जवाब देने की उम्मीद की गई है, तो हो सकता है कि महीने के आखिर में उस तक की रिपोर्ट आ जाए। लेकिन आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो ये कि इस तरह की जो स्टॉक मार्केट में घटनाएं होती हैं, हम हर साल 6 महीने बाद, 2 साल में एक बार इस तरह का कोई ऐसा घटनाक्रम देखते हैं जिससे एक आम इन्वेस्टर जो है उसका जो कॉन्फिडेंस है स्टॉक मार्केट में उससे हिलने लगता है। और यही कारण है कि अगर आज आप ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो न्यू पेंशन स्कीम का एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी इस बात को लेके हो रहा है कि आप स्टॉक मार्केट के भरोसे पेंशन प्लान चलाना चाह रहे हैं जो अपने आप में पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है। जो क्रिटिक्स हैं न्यू पेंशन स्कीम के, उनका एक ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट भी है कि हम स्टॉक मार्केट बेस्ड सिस्टम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट होते हैं हम उसकी चर्चा यहाँ पे करते हैं। वापस आते हैं मुद्दे पे। जो अडानी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी, वो पूरा जो घटनाक्रम था और उसके बाद क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए, तीनों बातें हम आपके साथ आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 25 जनवरी 2023 को जो रिपोर्ट जारी की थी हिंडनबर्ग ने, हाइडेनबर्ग ने जो कहा था कि साहब अडानी के शेयरों में जो मैनिपुलेशन है, और इस इंफॉर्मेशन के तुरंत बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला और 7 दिन के अंदर अडानी के शेयर ऑलमोस्ट, आप ये कह सकते हैं कि 60 से 70% गिर गए थे। ये बहुत चिंता की बात थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहे तो उस समय देख सकते हैं कि अडानी के करीब 9 शेयर उस समय लिस्टेड थे, 9 के 9 प्रॉफिटेबल थे। ये बात अलग है कि वैल्यूएशन ज्यादा थी, पी रेशो काफी ज्यादा थे, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो घटनाक्रम हो रहा था, जो पी रेशो चल रहे थे, आफ्टर ऑल उनमें पैसा कौन लगा रहा था? इस बात की भी चर्चा मैंने अपने वीडियो में पहले की थी और वो भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि इसमें पूरा हमें देखना क्या है। लेकिन जब सवाल ये आता है कि जब 25 तारीख को रिपोर्ट ये जारी की गई, क्या ये रिपोर्ट 25 तारीख को जारी करने से पहले, 25 जनवरी 2023 को जारी करने से पहले किसी और को भी दी गई थी? वो कौन लोग थे? क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों कि जो स्टॉक मार्केट में जो बड़े घपले होते हैं ना, ये मोमेंटरी नहीं होते कि अचानक किसी ट्रेडर के दिमाग में आया और उसने अचानक कोई बड़ी बिट लगा दी। ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट हिला सके और ओवरनाइट कर सके।
उनके लिए उसके लिए जो पैसा चाहिए, जो मार्जिन मनी चाहिए, जो भी बाकी काम करना होता है, उसके लिए काफी बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं फाइनेंशियल रिजर्व भी चाहिए होता है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिंग डेस्क पे लड़के बैठे होते हैं या जो लोग काम करते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, वो जब तक उनके पीछे कोई बड़ी हाथ की या बड़ी शक्ति नहीं हो, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि हिंडनबर्ग ने जो अपनी रिपोर्ट दी और जिसके कारण बाजार में जो इतना बड़ा तहलका मचा, इसमें कई लोग शामिल होंगे। और ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि सेबी को इस पूरे कानून को दोबारा क्यों देखना चाहिए, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, जो सेबी के डेटा से निकल के आ रही है बात, कि इसमें जो रिपोर्ट थी, ये करीब नवंबर के महीने में हाइडेनबर्ग ने अपनी ये रिपोर्ट जो है, ये पहले शायद नवंबर 30 को 2022 में ये रिपोर्ट उन्होंने शेयर कर दी थी अडानी ग्रुप के बारे में। किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट ये कंपनी है, और किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट जो कंपनी है, ये बाद में इंटर्न बैक टू बैक इसने डील करना शुरू किया कोटक महिंद्रा बैंक से। कोटक महिंद्रा की एक डिवीजन है मॉरिशस में जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में काम करती है, उसके साथ उन्होंने करार ये किया कि देखिए, हमें अडानी के जो शेयर्स हैं वो खरीदने हैं, हम आपको पैसा देंगे, आप हमारे लिए खरीदिए और जैसा जैसा हम कहते हैं वैसे करिए। इसका मतलब यही हुआ कि हाइडेनबर्ग ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट को दी। किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट ने इंटर्न कोटक महिंद्रा के साथ, जो उनकी ब्रांच थी कोटक की, उसके साथ उन्होंने टाई अप किया, और टाई अप करने के बाद उन्होंने फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में अडानी के जो कंपनियां थी उनके शेयर खरीदने शुरू किए। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह शॉर्ट सेलिंग है। इसका मतलब यह है कि आप शुरू में बेच देते हैं और बाद में खरीदते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई भी चीज, मान लीजिए आप 100 रुपए की बेच रहे हैं और आपने एडवांस में बेच दी, जब सेटलमेंट का टाइम हुआ उसी चीज का बाजार में रेट 50 रुपए हो गया और आपने 50 रुपए खरीद ली, तो हुआ क्या? आपको जिस दिन डिलीवरी देनी है या जिस दिन आपको ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, बेची मैंने 100 में लेकिन खरीदी मैंने 50 में, तो मुझे 50 रुपए पर शेयर का फायदा हो गया। यही काम किया था कोटक महिंद्रा की जो ब्रांच है मॉरिशस में जो ट्रेडिंग ब्रांच है कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे, उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर किंगडन के कहने पर खरीदे। और किंगडन ने किसके कहने पे किए? क्योंकि उनको एडवांस में रिपोर्ट हाइडेनबर्ग ने दे दी थी कि हम आने वाले दिनों में अडानी पे इतना बड़ा एक खुलासा करेंगे जिससे मार्केट में उथल पुथल होगी, उससे शेयर गिरेंगे, और आप चाहें तो अभी शेयर बेच दें और बाद में उन्हीं शेयरों को सस्ते दाम में खरीदें जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। ये बात कह के ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ। तो अडानी के शेयर में जो घपले हुए उसमें एक सिर्फ हाइडेनबर्ग नहीं था, उसमें 3 एंटिटीज थी। एक वो कंपनी जिसने ट्रेडिंग करी, इसका मतलब कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड जो मॉरिशस बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी है, कोटक महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, उसने अपना समझौता या करार किया या एग्रीमेंट किया किंगडन जो ट्रेडिंग कंपनी है उसके साथ। और जो कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने ये एग्रीमेंट हुआ उनके साथ कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 30% जो किंगडन है वो अपने जो समझौते के हिसाब से उस प्रॉफिट को शेयर करेगा। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट था, ये बाद में इसको 30 से घटा के 25% कर दिया। इसका मतलब ये था कि ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत काम हुआ। मतलब कि अडानी के शेयर जो इस समय पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं, जिनका पी रेशो काफी ज्यादा है, तो इन पे स्टोरी करना बड़ा आसान होगा। ये एक जिसको हम कहते हैं एक्सपोजर या इस तरह का एक, अगर हम कोई घटनाक्रम बताएंगे कि अडानी के शेयर मैनिपुलेटेड है, तो बाजार में बहुत तेज रिएक्शन होगा। और बाजार इस बात को मानता है कि अडानी पॉलिटिकली कनेक्टेड कंपनी है, तो इस पूरी बात पे विश्वास कर लें। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग ने भारत की स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं किया,
क्योंकि उनको पता था कि इस तरह का अगर वो काम करेंगे तो सीधा उन पे, जिसको आप ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई आरोप लग सकता है मार्केट मैनिपुलेशन का। उसको कैमोफ्लेज करने के लिए उन्होंने जो एग्रीमेंट किया वो मार्क किंगडन से किया कि आप इसमें से पैसा कमाइए और उसके बाद जो ओवरऑल काम होगा उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसकी जो किस तरह से शेयरिंग करनी है वो हम उसका इंतजार कर लें। इसीलिए जो सेबी ने कहा वो इंपॉर्टेंट है कि मार्क किंगडन हु हेल्ड ए कंट्रोलिंग स्टेक इन कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड हैड एन एग्रीमेंट टू शेयर 30% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो उन्होंने क्या किया, मार्क किंगडन ने कंट्रोलिंग स्टेक लिया इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में, मतलब कोटक को कहा कि आप एक फंड बनाइए लेकिन उसमें मेरा स्टेक होगा, मैं उस फंड को चलाऊंगा मेरे हिसाब से, आप रहेंगे सामने और जितना प्रॉफिट कमाया जाएगा उसका 25% मैं आपको दे दूंगा। और कोटक महिंद्रा ग्रुप तैयार हो गया। इसका मतलब यह है कि यह पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ। अब स्टॉक मार्केट के क्या रिएक्शंस थे वो हम सब ने देखा, सेबी ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, वो सब हमने देखा। लेकिन इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए सेबी को क्या करना चाहिए, सवाल अब इस बात का है। मुझे लगता है कि जितने भी बड़े स्टॉक मार्केट में घोटाले होते हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, ये कोई छोटा मोटा ट्रेडर नहीं करता। तो पहली बात तो यह है कि इस तरह के घटनाक्रम जहां पे दो से ज्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, आप उसको पूरे घटनाक्रम को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में लाइए और इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाइए। इसको सिर्फ मनी मैनिपुलेशन का मुद्दा बना के आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाएंगे तो जो मैनेजमेंट है इन कंपनियों का, जो कि जिसको कह सकते हैं कि KMPs की जो हम बात करते हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको लगता है प्रॉफिट आ रहा है तो जो भी डिसीजन है वो ठीक है, बाद में जब सेबी फाइन लगाएगा तब हम देख लेंगे। और अगर वो कंपनी छोड़ के चले गए या कंपनी ने उनको निकाल दिया फॉर वॉट एवर रीजन, मार्केट का तो डैमेज हो गया, लेकिन ये लोग थोड़ा बहुत फाइन दे के बाहर चले जाएंगे। या अगर आप हेफ्टी फाइन लगाएंगे तो ये सीधा सा बोल देंगे कि अगर आपने मान लीजिए 50 करोड़ का फाइन लगा भी दिया तो कहेंगे हमारे पास है ही नहीं, हम कहां से दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बात को लेके आती है कि सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद क्रिमिनल ऑफेंस मान के सरकार को कानूनों में फेरबदल करने चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो जो इस तरह के क्राइम रिकॉर्ड वाले लोग हैं या जिनका क्रिमिनल माइंडसेट है कि प्रॉफिट के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनकी सोच पे लगाम लगेगी। इसी तरह से हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां जो विदेश में बैठ के इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में अफवाह फैला सकती हैं, उनका ये कहना है कि हमने जितने एविडेंस दिए उसके बारे में आज तक कोई जवाब नहीं आया अडानी से, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सही है या गलत एक चीज। दूसरा, अगर आप सिर्फ रिपोर्ट करते तो बात सही थी, लेकिन आपने क्या किया, उस रिपोर्ट के बदले आपने उसका प्री मेडिटेटेड एक्शन ये था कि मार्केट गिरेगा और हम सब मिलके प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट बांटेंगे। इसका मतलब ये जो जानकारी थी जो आपके पास थी, अगर आपने उसको मार्केट या रेगुलेटर के या गवर्नेंस के हित में किया होता तो आप ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप सिर्फ उस समय विसल ब्लोअर का काम करते, आप उसमें स्टेक होल्डर नहीं होते। अगर आप सिर्फ विसल ब्लोअर हैं तो ये आपका क्राइम नहीं है, आपने मार्केट की और रेगुलेटर की हेल्प करी। लेकिन हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोअर का काम नहीं किया, हिंडनबर्ग ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑर्गेनाइज किया। इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि विसल ब्लोअर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या क्रिमिनल्स एक्ट में फर्क होता है। तो मेरा निवेदन यही है सेबी से कि क्या आने वाले दिनों में आप इस बात को समझेंगे कि जिस तरह से चाहे वो बुक बिल्डिंग का खेल हो, चाहे इस तरह की शॉर्ट सेलिंग का खेल हो, बहुत सारी जगह पे ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग्स में इश्यूज बन जाते हैं, फ्रंट रनिंग को लेके बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। जब तक इनको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाया जाएगा और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन लोगों को पर्सनली आप क्रिमिनल एक्ट में ट्रीट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी दे के बचना बहुत आसान होता है। अगर किसी कंपनी ने मान लीजिए 1000 करोड़ कमा लिया और आपने 50 करोड़ फाइन भी लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात हमें समझनी होगी
तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जितने भी लोग इस तरह के क्राइम में या हाइडेनबर्ग के क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए, उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के साथ साथ आईपीसी की जो रिलेवेंट धाराएं हैं उनमें कार्रवाई करनी चाहिए, और जो उनके की डिसीजन मेकर्स हैं, जिनकी नजरों में या नाक के नीचे ये सब काम हुआ, उनको जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तब तक ये सिचुएशन सुधरने वाली नहीं। तो जो अडानी हाइडेनबर्ग का जो घटनाक्रम हुआ, उससे अगर हमने अपने को सीखा नहीं और कानून नहीं बदले तो ये घटनाएं फिर दोबारा हो। उम्मीद है कि पॉलिसी मेकर्स इस बात को देखेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि स्टॉक मार्केट में जो कुछ लोग घपला करते हैं, इसको रोकने का क्या तरीका होना चाहिए? क्या स्टॉक मार्केट ऑफेंसेस को क्रिमिनल ऑफेंस और बाकी ऑफेंसेस के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए? क्या पेनल्टी के साथ साथ जेल नहीं होना चाहिए? ये चीजें जब तक हम नहीं फोकस करेंगे, सुधार मुश्किल है। इसीलिए आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।